सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर मरकजी काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा होम्योपैथी सेमिनार का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि होम्योपैथी को बहुत से ममालिक में एक सादा और काबिल रसाई तरह के इलाज के तौर पर अपनाया गया है। बैनुल अक़वामी, कौमी और मकामी सतह पर दुनिया भर में बहुत से इदारे होम्योपैथी को फ़रोग़ दे रहे हैं। सदर जमहूरिया ने आयुष की वजारत, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और मरकजी हुकूमत के ऐसे तमाम इदारों की हिंदुस्तान में होम्योपैथी को फ़रोग़ देने में उनके ताउन की तारीफ़ की। लाइलाज बीमारी का उपचार करने के ऐसे अनेक संस्मरण होम्योपैथी के डॉक्टरों के बारे में कहा करते हैं। देवियों और स्वजनों, आज हम होम्योपैथी के जनक जर्मनी के चिकित्सक सामुएल हानीमैन की जयंती मनाने और उनके चिकित्सा अभियानों के आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष उनका जयंती समारोह केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। 18वीं सदी के मध्य में जन्मे डॉक्टर हानीमैन ने उस सदी के अंत तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत कर दी थी। 19वीं सदी में यही पद्धति तेजी से लोकप्रिय हुई। 19वीं शताब्दी में ही भारत में भी होम्योपैथी का उपयोग शुरू हुआ है। एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में होम्योपैथी को अनेक देशों में अपनाया गया है। मुझे बताया गया है कि लगभग 80 देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक संस्थान होम्योपैथी के उपयोग तथा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते रहे हैं। देवियों और स्वजनों, 21वीं सदी में अनुसंधान का महत्व निरंतर और अधिक बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस समारोह के लिए आपका विषय एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी बहुत प्रासंगिक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता तथा लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में रिसर्च और प्रोफिशिएंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए मैं केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी तथा ऐसे अन्य सभी संस्थानों की सराहना करती हूँ। अब एक खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज मेडचल मलकाजगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनमें मेडचल म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन रमेश समेत 11 काउंसलर्स कांग्रेस में शामिल हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी जुबली हिल्स की रिहायशगाह पर पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में मदऊ किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 2024 के आम इंतखाबात को मुल्क के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि इंतखाब समाज को तकसीम और मुत्तहिद करने वाले दो नज़रियात के दरमियान लड़ाई है, इसलिए आवाम को मुल्क को जोड़ने और तोड़ने वाली ताकतों को पहचान कर इस बार वोट देना है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इलेक्शन दो नज़रियात की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को तकसीम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि किसने मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और किसने मुल्क की यकजहती और आज़ादी के लिए जंग लड़ी। कौन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान अंग्रेज़ों के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान की जेलें जब कांग्रेस कायदीन से भरी हुई थी तो मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों के साथ रियासतों में हुकूमत कौन चला रहा था। बीजेपी और उसके सरकर्दा लीडरों पर सख्त हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी प्लेटफॉर्म से झूठ की बौछार करने से तारीख नहीं बदलती।
वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के मुबैना घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच के सामने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का मौक़िफ़ पेश करते हुए उनकी अर्जी को बहुत अहम करार दिया और इस पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने बेंच की जानिब से सीनियर एडवोकेट सिंघवी से कहा कि वो मुतालिका मामले के बारे में ईमेल करें और इस पर गौर किया जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत शर्मा की सिंगल बेंच ने मंगल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वज़ीर आला केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की तहवील में देने की खुसूसी अदालत के फैसले को दुरुस्त ठहराते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। सिंगल बेंच ने वज़ीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जेल में दिए गए कम से कम हुकूक यानी मिनिमम राइट्स को छीनने का इल्ज़ाम लगाया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत 3 बार मुंतखब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को हिटलर की तरह जेल में रखी है। उन्होंने कहा कि जो हुकूक जेल में सबसे खतरनाक मुजरिमों को भी दिए जाते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो हुकूक केजरीवाल से छीन रहे हैं। मुझे लगता है आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। यह शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, दिल्ली सरकार में समाजी बहबूद के वजीर राजकुमार आनंद ने आज वजारत के ओहदे और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से भी ऑफर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत उदास हूं, सियासत बदलेगी तो मुल्क बदलेगा। आम आदमी पार्टी ने करप्शन के खिलाफ तहरीक से जन्म लिया। आज ये जमात खुद करप्शन के दलदल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि बतौर वजीर इस हुकूमत में काम करना उनके लिए गैर आरामदा हो गया था, इसीलिए उन्होंने वजारती ओहदे और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वा। खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए चारशंबे को अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इस दस्तावेज में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी और किसानों को कम से कम इमदादी कीमत की कानूनी गारंटी समेत मुतअद्दिद वादे किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने लखनऊ में वाक़े पार्टी के रियासती दफ्तर में इंतखाबी मंशूर जारी किया। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा
उन्हें अपने ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पर आना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा? रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के गैर मशरूत माफ़ी के हलफनामे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि उन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नज़रअंदाज किया, लोगों ने गलती की है और उन्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मामले की आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। ख्याल रहे कि रामदेव और बालकृष्ण जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने पेश हुए थे। इससे कबल 2 अप्रैल को हुई समाअत में पतंजलि की जानिब से माफ़ीनामा पेश किया गया था। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने इस मामले में तजवीज़ दी थी कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, मगर अदालत ने रामदेव के गैर मशरूत माफ़ी का हलफनामा कबूल करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह खान ने कहा कि उन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नज़रअंदाज किया, उन लोगों ने गलती की है और उन्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अपने मुल्क में ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उनके ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा को संभालने में गलती कर रहे हैं। बाइडन ने 1 घंटा तवील इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे ख्याल में वो जो कर रहे हैं वो एक गलती है, मैं उनके नुक्ते नज़र से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये इंटरव्यू मंगल की रात अमरीकी हिस्पानवी ज़बान के नेटवर्क यूनिजन पर नशर हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने कहा कि तौहीन आमेज़ है कि किस तरह इमदाद पहुंचाने वाली गाड़ियों को ड्रोन से निशाना बनाया गया और हाईवे पर ले जाया गया। आयरलैंड की पार्लियामेंट ने मंगल को साइमन हैरिस को मुल्क का नया वज़ीर आज़म बनाने की तौसीक कर दी, जिससे वो इस ओहदे पर फायज होने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन लीडर बन गए हैं। साइमन की उम्र सिर्फ 37 बरस है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइमन हैरिस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके साथ इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।